आज प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ गुजरात। प्रियंका गांधी वाड्रा जानती हैं कि गुजरात में कांग्रेस अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ यह चुनौती नहीं है कि 2019 का इतिहास दोहराया जा सकता है जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। चुनौती यह नहीं है, उनके सामने चुनौती यह भी है कि किस तरह से व्यवस्था चुनाव भी नहीं लड़ने देता है, जैसा कि सूरत में हुआ। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सूरत में कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसके पक्ष में 4 लोगों ने दस्तखत किए थे। वो दस्तखत को निरस्त कर दिया गया और उसका नामांकन रद्द हो गया। बाद में पता चला कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था नीलेश कुंभानी, वो मिला हुआ था भाजपा के साथ। यानी कि चुनाव भी नहीं हुआ, सूरत की जनता ने वोट भी नहीं डाला और भाजपा का जो नेता है वो चुन लिया गया। गुजरात में यह हो रहा है और उस गुजरात की पृष्ठभूमि में आज प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। उन्होंने प्रदेश की जनता से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु बन जाने से आपको और हमको क्या फायदा है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस माफी क्यों मांगे? पिछले 10 सालों में आपने जो वादे किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि इन मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री खुद माफी मांगे। मैं चाहूंगा आप सुने करीब 6 से 7 मिनट का प्रियंका का यह बयान, उनका गुस्सा, उनका रौद्र रूप, और देखिए किस तरह से बरसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना, जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं। जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना? अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है, या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना? मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो, तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना? हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी, जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनौती। तो वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है। ये सच हो सकता है? आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा? ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए कि आपका ये जो वोट है कितना कीमती है, कितना कीमती है। इससे 5 सालों का भविष्य बनने जा रहा है। इससे आप तय कर रहे हो कि अगले 5 सालों में गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा। इससे आप तय कर रहे हो कि कोई जब दुकान जाओगे कि कुछ खरीद पाओगे कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि अपने नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि ये महान देश जिसके लिए लोगों ने खून दिया,
लोगों ने मेहनत की बनाने के लिए, इसका भविष्य क्या होने जा रहा है। और आज तो हम इस जगह पहुंच गए हैं कि 10 साल इनकी सरकार चली है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल और ये देश सह पाएगा। अब तक तो सह लिया, अब संविधान बदलने की बातें हो रही हैं, कह रहे हैं 400 पार हम संविधान बदल देंगे। क्या करने जा रहे हैं क्या पता। आपके सामने तो एक काम की बात नहीं करते, एक बार आपके रोजगार की बात नहीं करते, एक बार महंगाई की बात नहीं करते, एक बार स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नहीं करते, एक बार आपके बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे ये नहीं करते। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। बस पूछिए ना इनसे, आईआईटी किसने बनाई? इन्होंने बनाई कितनी? ठीक है, कांग्रेस ने बनाई इनसे पहले, इनके काल में कितनी नहीं बनी? एम्स कितने बनाए इन्होंने? अस्पताल कितने बनाए? पाठशाला कितने बनाए? रोजगार कितने दिलवाए? कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं कहने वाला, कहने का कुछ है ही नहीं, किया ही नहीं। बस यही करते रहे, बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके किसी राष्ट्रपति से मिलना, कहीं दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे। अब टाइम आ गया है रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है। 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं। अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है। अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं? अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते, तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इनसे कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए, कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खत्म नहीं करने देंगे तुम्हें? माफी मांगे ये आपसे मांगे। हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी शुल्टी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली। आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे। कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति कि जनता के सामने मंच पे खड़े हो सच बोलो। यही जिम्मेदारी होती है। ये दिल में लेके ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है। तो मैं सिर्फ एक आग्रह करने आई हूं आपसे कि इस बार जो आपका वोट है ना, वो किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, ये वोट आपका वोट है।
अपने देश को दो, इंडिया को दो। गठबंधन का नाम भी इंडिया है, लेकिन आप सोचिए, ये आपका देश है, ये आपका देश है। अपने देश को अपने दिल में रखो, समझो कि आज वो पल आ गया है कि आपको अपने आगे देखना है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं, अब अपने देश के बारे में सोचो। ये देश है, देश ने जीवन दिया है, देश ने सब कुछ दिया है आपको और हमको। ये जो वोट है इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो। ऐसी फिजूल की बातों पे अपना वोट मत दो। वोट अपना है, अपने काम पे दो, रोजगार पे दो। महंगाई बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए दो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े हों उसके लिए दो। आदिवासियों के लिए क्या करेगी सरकार, उसके लिए दो। दलितों के लिए क्या करेगी सरकार, उसके लिए दो। ये वोट देश की जनता के लिए जाना चाहिए। गलतफहमी में मत होना, गलतफहमी में मत होना। सब आपके हाथों में है, किसी एक नेता के हाथ में नहीं है, सब आपके हाथों में है। इस बात को समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और इस चुनाव में ऐसा वोट दीजिए कि इस देश में जो सरकार है वो बदल जाए और आपका भविष्य उसके साथ बदल जाए। बहुत लंबी बातें कर ली मैंने धूप में। सही बोला कि नहीं? सही बोला? याद रहेगी बातें? जब पोलिंग में जाओगे आप अपना वोट डालने, 2 मिनट के लिए रुक के सोचो कि ये वोट किस लिए है। और याद रखो कि जब कांग्रेस को वोट डालोगे तो अपने ही पक्ष में अपने लिए वोट डाल रहे हो। प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार यह भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है इस देश के संविधान को खत्म करने की। वो संविधान जो कि देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अधिकार देता है। वो कह रही हैं कि मैं जानती हूं कि प्रधानमंत्री मन से ये कहते हैं कि हम संविधान को खत्म नहीं करेंगे, मगर उनके अपने नेता जो हैं वो लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं। भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा नेता ये कह चुके हैं कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान खत्म कर देंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म कर देंगे। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो बात कह रही है वाजिब भी है। वो कह रही हैं कि यही होता है, पहले कोई छुटभैया नेता, कोई ट्रोल कहता है और फिर भारतीय जनता पार्टी उसको अपनाती है, और हमने ऐसा होते हुए देखा है। संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और ये उन क्षेत्रों पर इसका खासा असर पड़ रहा है जहां दलित, आदिवासी हैं, जो जानते हैं कि संविधान उन्हें किस तरह का संरक्षण देता है। सुनिए संविधान के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आज़ादी के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं।
तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया, और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है। मगर प्रियंका ये भी कहती हैं कि आज की तारीख में आपको सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, आप तक हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इस देश का मीडिया चंद धन्ना सेठों के हाथ में है। यह मीडिया आपके सामने तस्वीर पेश ही नहीं कर रहा है, तो आपको हकीकत कैसे पता चलेगी? वो ये भी जानती है कि चूंकि मीडिया एक तरफा तस्वीर पेश कर रहा है, लिहाजा विपक्ष की लड़ाई भी बहुत मुश्किल है। मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? 2 अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीननी, जंगल छीनने, नदी से, जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है उसको छीनना। हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहां इनकी सरकारें हैं, अत्याचार होते हैं आप पे। आप देखते होंगे, हमने भी देखे, वीडियो पे कभी कभी निकल आते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता। तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि जब इंदिरा गांधी या उसके बाद राजीव गांधी अमेठी से सांसद थे, तब वो जनता से रूबरू होते थे और जनता कई बार अपनी नाराजगी उनसे जतलाती थी, मगर जनता को परे नहीं कर देते थे, जनता की बात सुनते थे, जनता की डांट सुनते थे। मगर अब भाजपा के नेताओं में इस कदर अहंकार आ गया है कि जनता को सुना भी नहीं जा रहा है। और आज ही मैंने अपने शो में आपको 2 मिसाल दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी जो हैं, उन्होंने बाकायदा वोटर्स से कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनने थोड़ा ना आई हूं। फिर हेमा मालिनी कहती हैं कि मेरा काम नहीं है जनता से मिलना,
इस तरह के बयानात भाजपा के नेता और उनसे जुड़े रिश्तेदार दे रहे हैं। और आज ये सरकार अपने अहंकार के चलते कुछ नहीं सुन रही है। किसान मर रहा है मगर उसकी आवाज तक नहीं सुनी जा रही। उल्टा किसान पर बार बार अत्याचार किया जाता है। काले कानून वापस लिए जाते हैं मगर तब जब चुनाव आने वाले होते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, आप मुझे बताइए, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके बीच तो आते नहीं हैं। आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी, बच्ची थी। गांव में डांट खाते थे। अपने ही संसदीय क्षेत्र में अमेठी की महिलाएं डांट देती थी कि अच्छा है भैया, हम प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले। और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूंगा, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय तो दे दो मुझे, हो जाएगा। ये थी हमारी परंपरा और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। इंदिरा जी तो कितना आई। मैं छोटे से छोटे आदिवासी गांव में जाती हूँ, छोटे से छोटे घर में मुझे एक महिला मिलती है, बूढ़ी सी, बताती है कि मैंने आपके लिए, आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी। और मुझे खुद ताज्जुब होता है कि दादी जी उस जमाने पे पहुंची कैसे। हम तो हेलीकॉप्टर लेके, फिर गाड़ी में जाके, फिर कैसे पहुंचे वहां। वो कैसे आती थी जब वो साधन ही नहीं थे उस समय इतने, लेकिन वो पहुंचती थी, क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है। अहंकार की परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की जो परंपरा है, महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है, कि इस देश का किसान सर्वोपरि है। आज किसान को देखिए, आंदोलन करता है, दिल्ली आकर लाखों किसान बैठते हैं सर्दी में, उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, मोदी जी घर से नहीं निकलते, पूछते नहीं हैं। 600 किसान शहीद हो जाते हैं। कुछ किसानों को एक भाजपा का मंत्री कुचल देता है अपनी जीप के नीचे, मोदी जी फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, सुनवाई ही नहीं होती। वो कानून तब बदले जाते हैं, तब वापस लिए जाते हैं जब चुनाव आने लगता है। बस चुनाव की परवाह है बहनों और भाइयों, सत्ता की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। आज किसान खेती के हर सामान पर जीएसटी दे रहा है। इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए कि खेती से कमाई ही नहीं हो रही है। ऊपर से बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं मोदी जी के, उनको सारी खेती की सारी वो दे रखी है, और बड़े बड़े उद्योग सारे दे रखे हैं देश के, और देश के बंदरगाह दे रखे हैं, देश के एयरपोर्ट दे रखे हैं, सब कुछ, सारी देश की संपत्ति उनको दे रखी है। देश का किसान कर्ज लेता है, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घरों में। यूपी में ललितपुर में किसान के घर गई थी, बेटी रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिता ने 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर ली। खड़े हुए थे लाइन में खाद लेने के लिए कि खाद मिल जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। 3 दिन खड़े रहे वितरण केंद्र के बाहर। सरकारी वितरण केंद्र भी नहीं था, प्राइवेट था, क्योंकि सरकारी वाला बंद हो चुका था। खड़े रहे, घर नहीं आई। बेटी कहती रही पानी पी लो, कुछ खा लो। नहीं, अगर मैं लाइन छोड़ूंगा मुझे खाद नहीं मिलेगी। घर आते हैं, कुछ नहीं मिला, घर आते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे एक किसान लाइन में ही मर जाते हैं। 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए। और मोदी जी के खरबपति मित्र, उनके लिए मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उनका माफ, और किसानों के लिए 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। कैसी सरकार चल रही है देश में? अपने आप से पूछो। कोई ये नहीं कहता कि उद्योगपतियों को आगे मत बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलेगा, चलो आगे बढ़े। लेकिन कभी पहले इस पूरे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 5-6 उद्योगपतियों को सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी है?
देश के बैंक, देश का पैसा 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ, 15,000 करोड़ का गन्ने का बकाया होता था यूपी के किसानों का कोविड से पहले ही, 15,000 करोड़, इनको आपने 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। 15,000 करोड़ का जो गन्ने का बकाया था वो भी नहीं दिया, उसके बजाय 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए संसद को बनाने में लगा दिए, जबकि अच्छा खासा संसद था। तो सोचिए सरकार सोच क्या रही है, इसकी नीयत क्या है, किसके लिए चल रही है? इस देश के गरीब के लिए चल रही है, इस देश के मिडिल क्लास के लिए चल रही है, इस देश के अधिकारी के लिए चल रही है जो पेंशन मांग के थक गया। कांग्रेस की जहां जहां प्रदेश की सरकार है वहां आज ओपीएस लागू है, भाजपा की सरकारों में लागू ही नहीं है। अधिकारी घबरा रहे हैं, कह रहे हैं हम नौकरी के लिए जब गए थे तो हमें यह आश्वासन था कि रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगा, कि हमारा जीवन अब सुरक्षित है। आज परिस्थितियां क्या है पता नहीं कि पेंशन के पैसे कहां जा रहे हैं, किसमें डाले जा रहे हैं, घबराहट होती है। तो हर स्तर पे आप देखिए, चाहे किसान के साथ, चाहे आदिवासी के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, हर स्तर पे झूठ का बोलबाला है। बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम महिलाओं को स्वतंत्र बनाएंगे, ये करेंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जानती हैं कि गुजरात में कांग्रेस की लड़ाई बहुत मुश्किल है, मगर वो जानते हैं कि जब तक गढ़ में भाजपा को चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक इस लड़ाई के कोई मायने नहीं है। आज उन्होंने बेशक ये तमाम बातें गुजरात की पृष्ठभूमि से रखी, मगर गुजरात की जमीन से दलितों की बात करना, किसानों की बात करना, मीडिया के बारे में बात करना, संविधान की बात करना, इन तमाम बातों का जिक्र करना अपने मायने बदल जाते हैं उसके। और खास तौर से प्रधानमंत्री पर यह कहना कि प्रधानमंत्री का सारा काम खुद की छवि को निखारना है और उसके अलावा कुछ नहीं। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब उन्होंने यह बात कही कि प्रधानमंत्री को देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि विपक्ष तो मुद्दे उठा रहा है, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, मगर बड़ा प्रश्न यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो खुलेआम चुनावों में, चुनाव प्रचार में जहर उगल रही है, क्या जनता मुद्दों वाली बात पर विपक्ष की सुनेगी? क्योंकि हमें साफ तौर पर फर्क दिख रहा है। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना, इस भाषण में उन्होंने कहीं कोई जहरीली बात नहीं की, बांटने वाली बात नहीं की, मगर भाजपा का हर बड़ा नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, स्वयं प्रधानमंत्री हो, गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बहुत कठिन चुनौती है दोस्तों, और यह इम्तिहान देश की जनता का भी है कि क्या आप जहर में बहते जाएंगे, जहरीले प्रचार में आप उड़ जाएंगे, या फिर आप मुद्दों की बात सुनेंगे, या फिर आप मजबूर करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि मुद्दों पर आओ। यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि झूठी अस्मिता पर चुनाव नहीं होता। मैं आपसे बार बार कहता आया हूं, किसी का वजूद खतरे में नहीं है, हिंदू का वजूद खतरे में नहीं है। हिंदू एक महान कौम है, हमने हजारों साल से न जाने कितनी चुनौतियों का सामना किया है, और हमने हमेशा वीरता से, स्वाभिमान से अपनी बातें रखी हैं। हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता, और यह हमें अपने राजनेताओं से कहना पड़ेगा। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बोलिए, इधर उधर की बातें न कर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।